हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं आज काफ़ी दिन के बाद आया, बिकॉज मेरी शादी थी तो काफ़ी दिन लग गए इसमें। मैं बिजी था उस कारण से। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आया हूँ आज फाइनली, बिकॉज अपडेट नहीं कर पा रहा था मैं वीडियो, बिकॉज मैं खुद ही बहुत ज़्यादा बिजी था उस समय। सो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज जो वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वैकेंसी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, IRFC बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है। तो बेसिकली ये शेड्यूल ए नवरत्ना कंपनी है। को पता होगा कि जैसे कंपनी होती है ना, PSU कोई भी कैटेगरी है उसका, है ना। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी कैटेगरी अलग अलग होते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 होते हैं, ठीक है ना। तो कंपनियों का शेड्यूल भी होता है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी कंपनी होती है। तो उसके बारे में कई बात में समझेंगे। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, कि वैकेंसी समझना पहले कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी वैकेंसी निकले किसी में भी अप्लाई करके चले जाना है, नो। ठीक है। अच्छी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ काम कर सको। काम ही ना कर सको, वहाँ जाके फिर परेशान हो जाओ तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद फिर बॉन्ड भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, इशू होते हैं, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, फंस जाता है कई बार बच्चे, ठीक है ना। तो आपको चीज़ों को समझ के चलना है, इसलिए उसके पहले आपको कंपनी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और ये सब चीज़ें आपको चैट जीपीटी या कहीं क्लाउड से नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। बिकॉज ये सब आपको, इसके लिए आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें वही मिलेंगी बस। बट मैं कोशिश करता हूँ आपको इंटरनल चीज़ों को बताने का तरीके से, कि कैसे आप बेटर समझ सकते हो चीज़ों को, वहाँ कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या एक्चुअल में होता है चीज़ें। ठीक है, बिकॉज अब मेरे बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको पता हो तो ठीक है ना, तो मालूम चल जाता है, ठीक है ना, चीज़ों के बारे में। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली IRFC जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर 10 PSU हैं, ठीक है, जिसका MOU होता है। ठीक है, MOU क्या होता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में भी। ठीक है, तो IRFC वन ऑफ देम है। और IRFC के बारे में अगर आपको बताऊं तो शायद आने वाले समय में बहुत जल्द ये महारत्ना कंपनी बनेगी, एंड इट विल बी द फर्स्ट महारत्ना कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या काम करती है IRFC? तो बेसिकली IRFC को जो सेटअप किया गया था, फाइनेंस करने के लिए सेटअप किया गया। तो क्या फाइनेंस करने के लिए? तो बेसिकली रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे का जो लोकोमोटिव होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि लोकोमोटिव किसको बोलते हैं, आपको पता अगर आपको हो, ठीक है ना। पैसेंजर कोचेज होता है ना, फ्रेट वैगन होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी फंड का रिक्वायरमेंट होता है इंडियन रेलवेज का, उसको पूरा करने के लिए IRFC को बनाया गया था, जो इसका मेन मोटिव था। तो बेसिकली इट्स अ NBFC, ठीक है। लेकिन अब साथ में सिर्फ ये NBFC नहीं रहा, अब बेसिकली जो कि रेलवे को फाइनेंस करता हो, अब ये इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फाइनेंस करता है, अदर देन रेलवेज को भी। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, ये आजकल रिन्यूएबल एनर्जी को भी मतलब जो है फाइनेंस कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। तो बेसिकली अब जो है IRFC सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड नहीं रहा, अब जो है IRFC बेसिकली ओवरऑल लेवल पे जो भी पॉसिबल है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए, हर कुछ फाइनेंस कर रही है। ठीक है, एंड आपके लिए लर्निंग यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल बाकी आप कहीं आप काम करते हो, मान लो आप अगर कहीं नॉर्मल कोई कंपनी में या बैंक्स में, आपको पर्टिकुलर एक चीज मालूम चलेगा बस कि ऐसे काम करते हैं, पर्टिकुलर तरीके से प्रोक्योरमेंट करना है, इसे लैंडिंग करना है, ठीक है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो जो पैसा आता है ना, जो सोर्सेज ऑफ फंड है बेसिकली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये पैसा कहाँ से उठाएंगे। ये पैसा ग्लोबली उठाते हैं, जापान से भी उठाते हैं, यूरोप से भी उठाते हैं, है ना, मिडिल ईस्ट से भी उठाते हैं। तो यहाँ अगर आप काम करते हैं तो आपको नॉलेज होगा कि पैसा कैसे उठाते हैं कहीं से, है ना, कैसे पैसा को प्रोक्योर करते हैं, अलग अलग कंट्रियों के रूल्स क्या होता है, कैसे क्या क्या रेटिंग देखा जाता है, कैसे क्या होता है ना, मतलब वैसे डिटेल में बताने जाऊंगा तो मैं तो ये फिर तो वीडियो 1 घंटा से ऊपर का हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट मैं कोशिश करता हूँ ब्रीफ आपको समझा दूँ कि ऐसा है। तो ये मतलब जैसे बाकी एक मोनोटोनस NBFC होता है, ये वैसा नहीं है। इट्स अ वेरी बिग कंपनी। इस बार मेरे ख्याल से शायद 7,000 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट है इसका, ठीक है। लास्ट जो 6,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट था इसका, ठीक है ना। एंड वो महारत्ना का भी जो कैटेगरी होता है, जो रिक्वायरमेंट तो पूरा लगभग कर रहा है ये, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये होने वाला है महारत्ना भी, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, बहुत जल्द जो है अभी महारत्ना, नवरत्ना, मिनरत्ना का जो कैटेगरी का जो स्टेटस है बेसिकली, उसके भी रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, रूल्स को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, ठीक है। ताकि अभी जैसे नॉर्मली क्या है ना, महारत्ना आप देखोगे ना तो सिर्फ बड़े कंपनियां जो हैं बेसिकली ऑयल में, मेनली जो है ऑयल में हो गए, फिर गैस में हो गए, है ना, स्टील वगैरह हो गए,
और हेवी इंडस्ट्री की कुछ कंपनियां, यही सब ही है महारत्न। तो अब मान लो कि रेलवे में बाकी जो कंपनी है वो उसके स्केल में काम नहीं करे, बट उसकी एफिशिएंसी वाइज अगर आप देखो तो एफिशिएंसी वाइज उनसे अच्छी काम कर रही है, मान लो वो नहीं बन सकते। आप दूसरे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो नहीं बन पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि वो काम तो ये भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, बट उसको महारत्न मिला हुआ सिर्फ टर्नओवर और प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये होना नहीं चाहिए भाई। आप एफिशिएंसी वाइज देखो, जो हो सकता है वो हो, वो महारत्न बने। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज होता है, वो डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर सोच रही है अभी कि क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि जो एफिशिएंट कंपनियां हैं उनको भी महारत्न बनाया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने बेसिकली जिस तरह मैंने आपको एक समझाया, और एमओयू टारगेट में जो बेसिकली इनको एक्सीलेंट मिला है। एमओयू टारगेट में जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। क्या होता है कि जो कंपनियां काम कर रही है, जिस तरह आपको पता है प्राइवेट कंपनी जो काम करती है ऊपर से टारगेट मिलता है, ऊपर से टॉप मैनेजमेंट टारगेट देता है नीचे, है ना। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो टारगेट देती है काम करने के लिए अपने पीएसयूज को कि आपको ये चीज इतना अचीव करना है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का पैरामीटर होता है, ठीक है। अगर ऐसा मान लीजिए अगर ये आपका एनबीएफसी, तो उसका क्या होगा, एनपीए का पैरामीटर होगा कि एनपीए इतना से कम रहना चाहिए, कोई पर्टिकुलर अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है, इससे कम रहना चाहिए, है ना। पैट का कितना रहना चाहिए, है ना, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना रहना चाहिए, तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए। ईपीएस इतना होना चाहिए, अगर लिस्टेड नहीं है तो, और लिस्टेड है तो फिर जो है रिटर्न टू शेयर होल्डर इतना होना चाहिए। तो क्या है, टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स पैरामीटर्स होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर जो है रेटिंग होता है, बेसिकली इवैल्यूएशन होता है नेक्स्ट ईयर में। इस साल आपको टारगेट दिया गया, फिर नेक्स्ट ईयर चेक किया जाता है कि जो टारगेट आपको दिया गया था लास्ट ईयर, आपने कितना अचीव किया उसमें से, ठीक है। तो अगर उस अचीवमेंट में आउट ऑफ 100 अगर आपको 90 एंड अबव आता है तो आप एक्सीलेंट होते हो। 70 से ऊपर होता है, 70 एंड अबव होता है, 90 से अगर नीचे होता है तो आप वेरी गुड होते हो। सिमिलरली गुड होता है, फेयर होता है, पुअर होता है ना, ऐसे करके है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक्सीलेंट है, तो मतलब दैट मींस इट्स अ गुड कंपनी टू वो, ठीक है। ऐसा है मतलब फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बताऊं तो इसमें एम्प्लॉय भी बहुत कम है, शायद 45-50 एम्प्लॉय ऐसे ही कुछ इसमें है, बहुत कम एम्प्लॉय है। और इसका हेड ऑफिस एक ही जगह है इंडिया में, मतलब, और बेसिकली सारा ऑफिस एक ही इसका ऑफिस है, जो कि दिल्ली में है, लोधी रोड में इसका ऑफिस है, ठीक है। तो अगर आप बाहर से हो तो आप सोच लेना कि आपको दिल्ली आकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज बाहर पोस्टिंग इसकी नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते चलिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसको बेनिफिट्स के बारे में भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ओपनिंग डेट था इतना और क्लोजिंग डेट जो है आपका 1 मई है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 वैकेंसी आई है, एक है असिस्टेंट के लिए है, एक है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए है, कि ये है असिस्टेंट फाइनेंस। तो इसमें 16 वैकेंसी है, और जो इसका स्केल ऑफ पे 21,000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये आपका जो बेसिक सैलरी होगा स्टार्टिंग का, वो 21,000 रुपीज होगा बेसिक सैलरी आपका, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या मिलेगा आपको, वो आगे लिखा हुआ भी है, मैं समझाऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, कि टोटल सीटीसी कैसे निकालते हैं, टोटल सैलरी क्या मिलेगा हाथ में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये देख लो आपको बेसिकली इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन आपको बीकॉम होना चाहिए, जिसमें 60% से नीचे नहीं होना चाहिए नंबर आपका, और साथ में सीए इंटर या सीएमए इंटर होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इट इज फॉर द फ्रेशर्स। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बीकॉम नहीं कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, मैं मना करता हूँ इसीलिए, बोलता नहीं यार, आप सीए करो ठीक है, लेकिन साथ में बीकॉम भी करो, बिकॉज बहुत सारे अच्छे जॉब में ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, ठीक है। इन्होंने परसेंटेज लगाया, कई जगह परसेंटेज नहीं लगाते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है, जो कि जनरल कैटेगरी में है, और जो रिजर्व कैटेगरी में अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें 7 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 7 है। इसमें 40,000 का पे स्केल है, ठीक है, मिनिमम में। इसमें भी मांगा गया है भाई बीकॉम में 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्वालिफाइड सीएसीए में होने चाहिए आप, ठीक है। एज लिमिट दे दिया गया, या फिर 2 ईयर्स का रेगुलर एमबीए होना चाहिए, ठीक है, या पीजीडीएम होना चाहिए फाइनेंस में, तो याद रखिए वो भी रेगुलर चलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया है, एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने जस्ट ये बताया, 3 साल 5 साल जो मैंने बताया कि वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो रिलेवेंट पार्ट है मैंने सिर्फ उसको हाईलाइट कर दिया है, तो मैं आपको सीधा उसी पे लेके चलूंगा, है ना। जो लोग ऑलरेडी पीएसयू में काम कर रहे हैं उनको चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जब तक नहीं लेंगे वो, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ इसका भी कैच है कि बिना एनओसी के भी कैसे आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ये तो कहते हैं कि भाई आपको बैठने नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ देंगे आपको,
लेकिन कुछ कैच होता है इसका भी, तो वो जब आप पर्सनली कभी मिलोगे या कॉन्टैक्ट करोगे मेरे से तो आई कैन टेल यू दैट कैसे क्या कर सकते हैं। इसका भी एक कैच है। जो पीएसयू में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कभी तो सर मैंने ज्वाइन नहीं किया है, वे कैसे छोड़ दे, कंपनी में तो अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई उसका नहीं है रूल, सबका कुछ ना कुछ तरीका होता है। ठीक है, आप सब जान जाओगे धीरे धीरे। तो असिस्टेंट लेवल पे जो है, असिस्टेंट फाइनेंस के लेवल पे 8 लाख का सीटीसी है भाई। फ्रेशर जो सी इंटर क्वालिफाइड है उसको 8 लाख का पैकेज मिल रहा है। क्या चाहिए भाई स्टार्टिंग के लिए, है ना। फ्रेशर, कंप्लीटली फ्रेशर जो सी इंटर है उसको 8 लाख का पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये सिर्फ सैलरी के बात है। ये मैं जैसे प्राइवेट में क्या होता है ना, वही होता है जो ओवरऑल होता है। ठीक है ना, यहाँ ऐसा नहीं होता, सरकारी में ऐसा नहीं होता। सरकारी में होता ये तो पैसा दे रहा है, इसके अलावा बहुत बेनिफिट आपको भी और देंगे ये। तो ओवरऑल सीटीसी निकालोगे ना, वो तो सीटीसी इनका बहुत ऊपर चला जाएगा, मेरे ख्याल से 12 लाख प्लस चला जाएगा सीटीसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका देखो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का है 16 लाख का सीटीसी, 16 लाख का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या मिलता है मैं आपको समझा रहा था ना, बेसिक होता है ये, आपको होता है बेसिक। ठीक है, तो आपको अगर मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं तो ये 1,40,000 क्या है। बहुत लोग बोलते हैं सर ये 40,000 से 1,40,000 का हमारा सैलरी क्या होगा। ये क्या ना, इसको पे स्केल बोलते हैं। मतलब क्या होगा, 40,000 आपका स्टार्टिंग होगा, 40,000 आपका स्टार्टिंग जो होगा बेसिकली बेसिक। एंड उसके बाद वो ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीमेंट होता है गवर्नमेंट में, चाहे आप आईएएस क्यों ना हो या आईआरएस हो या पीएसयू में काम कर रहे हो, हर जगह 3% का इंक्रीमेंट होता है फिक्स्ड। ये ईयरली है, डीए के अलावा है ये। ठीक है, तो वो क्या होता है बेसिकली 40,000 पे 3% बढ़ते 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 बढ़ते, अगर आपको कोई बीच में प्रमोशन नहीं होता है, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं जनरली, बट मैं ये मतलब ऐसे लिखा जाता है ना। तो होते होते आपका जो पे स्केल है 1,40,000 तक जाएगा। ये 40 वाला पे स्केल 1,40,000 चला जाता है। हालांकि इसका यूज बेसिकली कब होता है, जब आप लीज रेंट लेते हैं ना ऑफिस से, तो ये उसके लिए होता है कि जो ऊपर बेसिक होता है ये वाला 1,40,000, इसका 20% अमाउंट जो होता है। ठीक है, कई 20% कई 30% डिपेंड करता है पीएसयू टू पीएसयू, उसके हिसाब से वो देते हैं। लीज का अमाउंट देते हैं। लीज का अमाउंट मतलब क्या, घर आप जब लेते हैं ना बड़े शहरों में, तो आपका एचआरए जो है 27% पहले था, 30% अभी हो गया बेसिक का, मतलब इसका एचआरए 12% है। मतलब 12,000 रुपये हो गए, 12,000 रुपीज। ठीक है, तो दिल्ली जैसे शहर में 12,000 में क्या घर मिलेगा आपको, आपको सोच सकते हैं आप। ठीक है ना, तो उतना कोई खास तो बड़ा घर मिलेगा नहीं ढंग से रहने के लिए, है ना, तो अच्छे एरिया में आप रहोगे तो इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी निकाला हुआ, लीज अकोमोडेशन। ठीक है, उसके लिए होता है बेसिकली। उसमें क्या होता है, जनरली 30 से 35,000 रुपए तक का घर का आपको पैसा मिलता है, रेंट मिलता है अलग से। उसके इसमें आपको एचआरए नहीं मिलेगा, काट लिया जाएगा। एंड वो डायरेक्टली एग्रीमेंट बनता है लैंडलॉर्ड के साथ में कंपनी का, वो डायरेक्टली उसको पेमेंट करती है कंपनी। ठीक है, तो वही होता है इसमें बेसिकली 30 से 35,000 के अंदर का अमाउंट होता है जो मिलता है आपको। ठीक है, तो वो जोड़ोगे तो आपको 16 लाख जो है ये और बढ़ जाएगा मान लो, क्योंकि आपको यहाँ 12,000 मिलता मान लो, है ना। मैं 30,000 भी पकड़ूंगा क्योंकि रेलवे पैसे जनरली का 35,000 तक देती है ना। तो आपका मान लो यहाँ 12,000 था, तो इधर मान लो हो गया ये 18 और तो 30 हो गया। अगर 18,000 तो मिनिमम मतलब कोई एक्स्ट्रा मान लो पर मंथ का, और जोड़ लो अगर आपको उसमें 23,000 तक, मतलब 18 से 23,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पर मंथ का और बेनिफिट मिलता है इसमें। वो आप जोड़ो तो ये आपका सीटीसी और ऊपर चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 लाख तो 2.5 लाख तो ऐसे चला गया सीटीसी को, मतलब 18-20 लाख का सीटीसी से पहुंच गया आपका ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलता है, तो बेसिकली ये बेसिक ये मिलता है। बेसिक पे डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है आपको पता है, महंगाई भत्ता। ये जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 6-6 महीना में चेंज होता है, बट पीएसयू के लिए ये हर 3-3 महीने में चेंज होता है। ठीक है, फिर तो आप बोलोगे सर हमारा तो ज़्यादा बढ़ेगा पीएसयू में, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये 1 साल पीछे चलता है उनसे, तो बराबर ही होता है ओवरऑल मिला के मान लो। ठीक है, वो तरीका अलग है। एचआरए मिलता है जो कि 30% अभी है, तो बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक में 40,000। डीए आपका चल रहा है 53.4% चल रहा है अभी, एज ऑफ नाउ 53.4% है बेसिक का। ठीक है, तो मतलब लगभग 22,000 के आसपास मान लो, लगभग हो गया वो 40,000 प्लस 22,000। ठीक है, एचआरए 30%। ठीक है, 30%, तो उसको 12,000 और जोड़ दो, चलो 40,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट आपको हाथ में तो नहीं मिलेगा कुछ भी। कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है 35% का, मतलब बेसिक का 35%। ठीक है, तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास ये और हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हो गया बेसिक 40,000, डीए 53.4%, 30% ये, 35% ये, है ना। तो लगभग अपने डबल से क्रॉस कर जाता है। तो वो ग्रॉस सैलरी जो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 86,000 के आसपास जाएगा दिल्ली जैसे शहर में, जो इसको बोलते हैं बेसिकली एक्स क्लास सिटीज बोलते हैं। ठीक है ना, जो टॉप सिटीज है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज को बोलते हैं, उसमें 30% का एचआरए चल रहा है अभी, है ना। तो उसके हिसाब से आपका सैलरी अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ नाउ टुडे 86,000 ग्रॉस बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको
यहाँ पे मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ग्रेचुइटी इसके अलावा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपका लीव इनकेसमेंट है, का जो जनरली आपका जो लीव होता है ना आपका 30 दिन का, एक साल में कोई 30 EL मिलता है। आप चाहो तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर लेके जाओ, है ना, बढ़ाते जाओ, ठीक है, 300 तक हो जाता है वो। और आप चाहो अगर पैसा बीच में अगर आपको जरूरत है तब उसको इनकैश भी कर सकते हो, पैसा भी निकाल सकते हो। जनरली प्राइवेट में नहीं होता, बट गवर्नमेंट में फैसिलिटी है, लीव को आप इनकैश भी कर सकते हैं अपना। इसके अलावा आपको जो PRP मिलता है, PRP में अभी बता रहा था ना, MOU ऊपर में, MOU जो एक्सेलेंट अगर आता है ना कंपनी को, 90 एंड अबव अगर आता है, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बोनस मिलता है। इस कंपनी में मान लो इस लेवल पे आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको बोनस मिलेगा लगभग, ठीक है, 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको वो अलग से मिलेगा आपको, है ना, सैलरी के अलावा पार्ट है वो, ठीक है, वो साल में एक बार मिलेगा। मेडिकल की मैं अगर बात करूँ आपको यहाँ पे, तो इस कंपनी में मेडिकल अनलिमिटेड है। अगर मेरे से पूछो तो मैं आपको बताऊं ऑनेस्ट ओपिनियन, पूरे रेलवे PSUs में सिर्फ 2 ही PSU काम करने के लायक है जहां ढंग का थोड़ा पैसा मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, दैट इज कॉनकोर एंड IRFC। उसमें भी IRFC ज्यादा अच्छा है, बिकॉज IRFC कमा के आपको देगा, मतलब सीनियर लेवल में 40,000 के बेसिक के लिए, ठीक है। और अदरवाइज कॉनकोर तो अच्छा है, कॉनकोर का पे स्केल भी बहुत अच्छा है। कॉनकोर आपको 40 में नहीं लेता, कॉनकोर आपको 50 में लेता है। ये 40 में से ले रहा है ना, कॉनकोर आपको 50 में लेता है, ठीक है, 50 के बेसिक में लेता है। वहां भी सारा बेनिफिट है, ये सब पैसा देने में दोनों कंपनी पीछे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, सब तो क्या ही बताऊं, नॉर्मल चीजें हैं जो होता है आपका, ठीक है। बॉन्ड है इसमें, ठीक है, एग्जीक्यूट करना आपको बॉन्ड 2 लाख रुपए प्लस GST का 2 साल के लिए, जो असिस्टेंट लेवल पे है, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है 3 लाख प्लस GST का, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लेना उतना कि यार सर मैं क्या करूं, मेरा तो मतलब बॉन्ड है। अरे भाई पहले एग्जाम तो निकालो, बॉन्ड की बात तो बाद में आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा मत ज्वाइन करना। एग्जाम निकालने में क्या जाता है, पहले एग्जाम तो निकालो, पहले प्रैक्टिस तो होगा आपका एटलीस्ट कि आप निकाल सकते भी हो कि नहीं हो। और कंपनी अच्छी है, आपको छोड़ने की कोई जरूरत ऐसे भी नहीं पड़ेगी वैसे भी, बिकॉज आपको पोस्टिंग सबसे बड़ी बात अच्छा है। बहुत लोग चले जाते हैं ना, गेल में जाते हैं, NTPC जाते हैं, है ना, इसमें क्या ना, पोस्टिंग जरूरी नहीं कि शहर में ही मिले आपको, पोस्टिंग कहीं भी आपको आउटसाइड में मिल सकता है, आउटस्कर्ट में मिल सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। जनरली कोई छोड़ता नहीं नौकरी मिलने के बाद ये सब में, ठीक है ना, लोग इसमें काम करते हैं। और वैसे भी पे रिवीजन आने वाला है 2 साल बाद, तो आपका पे रिवीजन हो जाएगा तो पैसा ये और भी बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से उसमें लगभग 70-80 हज़ार का बेसिक हो जाएगा ये, है ना, जो 40 हज़ार का बेसिक आपका आज, वो उसमें 80 हज़ार के आसपास चला जाएगा बेसिक, 80,000 के आसपास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 ईयर का है, ठीक है। अब देखो इसमें असिस्टेंट लेवल के लिए जो है ग्रेजुएट प्लस ये इंटर के लिए है, CBT है जो एग्जाम होता है, ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। मेडिकल तो हर जगह और नॉर्मल होता है, तो उसमें अगर आपको कोई इशू लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो में कमेंट में भी आप डाल सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर पे क्या है, CBT है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू है आपका, मेडिकल तो है ही, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में और बताता हूँ आपको। तो बेसिकली अगर मैं आपको जस्ट बताऊँ कि अगर तैयारी कैसे करना है इसका, तो स्ट्रैटेजी होता है बस, ठीक है, तैयारी करने के लिए कहीं भी। आप सोचोगे मैं सब कुछ पढ़ के चला जाऊँ, कभी क्वालिफाई नहीं करोगे, बिकॉज कुछ ना कुछ छूटेगा ही आपका हमेशा, है ना। तो जैसे क्या होता है ना, मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन कैसे तैयारी करना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हुए पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपको जो है इसमें CBT जो है 2 पार्ट में है, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। टोटल मिलाकर के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। सिलेबस में बात है, समझाता हूँ मैं कैसे तैयारी करते हैं सबकी, मतलब कैसे श्योर शॉट एग्जाम निकलता है। मैंने भी एग्जाम निकाला हुआ है, मेरा 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ठीक है। तो आई कैन टेल यू कैसे करते तैयारी इसकी। द इंडिकेटर सिलेबस बताया ना इसमें, देखो इसमें क्या है कि ऐसे देखो मैथ्स है ना, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है, रेलवे के बारे में है। आपको पहले ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज सबके पास समय कम है, कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे मान लो जनरल अवेयरनेस हो गया, भाई जनरल अवेयरनेस क्या पढ़ोगे आप, इतना कुछ पढ़ने के लिए दुनिया का है ना। लोग बोलते हैं करंट अफेयर पढ़ो, ये पढ़ो, भाई कितना करंट अफेयर पढ़ोगे, ये कुछ और उठा के दे दी तो क्या कर लोगे आप। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना मेहनत करो उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट वैसा आना चाहिए। आउटपुट अगर कम आए फिर उस पर्टिकुलर चीज में मेहनत करने की लॉजिक नहीं है, मतलब मेरे साथ तो वही मानता हूँ। तो मैं अगर तैयारी करता हूँ कभी, तो मैं जनरल अवेयरनेस को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे लास्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये 4th प्रायोरिटी होता है।
फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता हूँ? मैथ्स एंड रीजनिंग को। आप बोलोगे सर मैथ जानता ही नहीं हो पाता मेरे से। कॉमर्स जॉब एकेडमी का क्लासेस ले लो, मैथ्स एंड रीजनिंग में उसमें अनलिमिटेड व्यूज है, ठीक है, टेस्टेड है काफी। अभी पावर ग्रिड में रिसेंटली वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, उसमें आउट ऑफ 56 वैकेंसी 28 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था। सीए इंटर का जो 12 लाख का पैकेज आया था, क्वालिफाइड लोगों में से 8 लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, 3 लोग उसमें सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में, ठीक है। हुडको में भी निकला बच्चों लोगों का यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट का एग्जाम होता है, उसमें 8 लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है। एंड लगभग हर एग्जाम में कुछ ना कुछ बच्चे क्वालिफाई करते रहते हैं, है ना। तो वैसा है, तो मतलब काफी टेस्टेड है। अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दो, कोल इंडिया के बारे में एग्जांपल आपको दूं मैं, तो कोल इंडिया का जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें 25 मार्क्स का जो मैथ्स था, 25 मार्क्स का जो रीजनिंग था, उसमें से 7 क्वेश्चन मैथ्स का हूबहू सेम टू सेम आ गया था, सेम टू सेम। इवन जो वहां पे अगर आंसर बी है तो यहाँ पे आंसर बी है, वैसा आ गया था। और रीजनिंग में भी सिमिलर गया था, और 21 क्वेश्चन जो है मैथ्स का सिमिलर आ गया था। एंड आउट ऑफ 25 मार्क्स रीजनिंग में 23 क्वेश्चन सिमिलर था काफी, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम आ गया था, बिकॉज इसके फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग मान लो, मैं गारंटी बोल सकता हूँ आप आराम से कर लोगे यहाँ से करोगे तो, ठीक है। ऐसा है, टाइम सफिशिएंट है। ये एग्जाम अभी डिले है इसका एग्जाम लेने में भी, है ना। उन्होंने बताया था सर जी जून में एग्जाम लेंगे, ऐसा कुछ था लिखा हुआ था ऊपर मेरे ख्याल से कहीं, एक मिनट देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है, तो मैं भी बताऊंगा आपको ना, बताते समय बताऊंगा आपको कि एग्जाम लेंगे कभी लोग, है ना, लिखा हुआ है योबिन का, ठीक है। ऐसा है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूँ मैं मैथ, नंबर 2 प्रायोरिटी देता हूँ रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये जरूर पढ़ लेना, नॉलेज अबाउट रेलवे, ये कॉमर्स जॉब एकेडमी में डल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले तैयारी तो स्टार्ट करो, तो इससे मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करो तैयारी आप, है ना। इसके बाद उसमें ये पढ़ना, ये भी डला रहेगा उसमें, बट इसमें फोकस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी चीजों को खो दोगे, ठीक है ना। अगर आप सिंपल मानो ना, इसको नहीं बना के जाओगे आउट ऑफ 100 मान लो, तो 90 नंबर पर 90 मार्क्स हुआ आपका। नेगेटिव मार्किंग में गलत बनाने से अच्छा है कि भाई छोड़ो दो उसको, है ना। आप 90 मार्क्स में अपेयर करो, बिकॉज इसमें सिर्फ आप नहीं, इसमें लगभग कोई भी बच्चा जो है ना, अगर यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा हो तो भाई उसके लिए मुश्किल है थोड़ा सा ये वाला पार्ट। और बाकी जो नॉर्मल आपको पता है कोई चीजों के बारे में, तो आप ये कर सकते हो ऐसे भी, है ना। आपको मान लो जितना अगर आप थोड़ा भी मतलब देखते हो समाज में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ना, ग्लोबली क्या चल रहा है, तो आप ये कर लोगे, वैसा है वो चीजें। और नहीं कर पाओ तो टेंशन मत लो, बाकी 90 में करो, बिकॉज बाकी बच्चे भी वैसे ही करेंगे, है ना। तो वैसा है, तो ये दोनों हो गया आपका। इसमें कोशिश करो एक भी नंबर ना कर 20 पे 20 मिल सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर क्लास लो, तैयारी करो डेडिकेटेडली, हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, उसमें प्रॉपर यूजर इंटरफेस सब कुछ एकदम एग्जैक्टली एग्जाम की तरह ही होता है उसमें, है कॉमर्स जॉब एकेडमी में, ठीक है। आपका एग्जैक्टली सेम एकदम वैसे हो जाएगा आपका, है ना। 20 मार्क्स यहाँ, 3 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ पर, 10 हो गया, 30 मार्क्स हो गया आपका। 10 में से मान लो आप इसमें 3-4 नंबर तो ले ही आओगे ना इसमें, ठीक है। इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, मैथ्स में और रीजनिंग का नंबर कटना नहीं चाहिए, है ना। 33 के आसपास आपका नंबर ऐसे ही आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। अब बचता है बाकी, है ना। तो आउट ऑफ 50 को 33 नंबर आ जाएगा, काफी है इतना ही। अगर यहाँ आ गया तो आप मान के चलो आप अच्छा खासा निकाल लोगे एग्जाम, ठीक है। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या, ये आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहता है पहले से भी, है ना। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, आपने जो पढ़ा है सीए एग्जाम्स के लिए वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यहाँ एमसीक्यू होता है। तो दोनों का पेपर सेटिंग का हिसाब किताब बहुत अलग है, ठीक है। तो इसको आपको या तो 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसको आप। अगर आपको चाहिए रेडीमेड मटेरियल, चाहिए एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ चाहिए, अगर तो वही कॉमर्स जॉब एकेडमी का कोर्स ले लेना प्रॉपर, इसका कोर्स अब लॉन्च हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, इसका कोर्स लॉन्च हो जाएगा, है ना। आप एक बार ऐप में जाकर देख लेना या वेबसाइट में लिखना, गूगल में जाकर गूगल में लिखना commercejobaccademy.com, मिल जाएगा आपको वहां से, ठीक है। तो उसमें रेडीमेड पूरा एमसीक्यू के हिसाब से बनाया हुआ चीजें जो कि वेरीफाइड है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज जो टॉप फैकल्टीज हैं जिनको क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस है वो लोग ही बनाए हैं इसमें बेसिकली। एंड इसका रिजल्ट है कि इतने सारे एग्जाम जो भी होते हैं सब में बच्चे निकालते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। वैसा है, एंड मैंने खुद इसको रिव्यू किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है इनके मामले में, है ना। तो इसको आप कर सकते हो यहाँ से। तो उसमें क्या सीधा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया चीजों को, आप उसको एक बार गो थ्रू भी कर लोगे ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और ढंग से पढ़ लोगे अगर आपके, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से भी पूछता है, तो उन्होंने वो भी कवर किया हुआ है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी कवर किया हुआ उन्होंने, ठीक है। ये सब कवर किया हुआ अच्छी तरीके से पूरा इसमें। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंडियाज का, तो ये भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ कॉमर्स जॉब एकेडमी में, है ना। ये सब कुछ कवर किया हुआ है, स्पेशली मैंने इसको हाईलाइट किया इसलिए बिकॉज इसको भी कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या आप एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे
बुक बनाओगे, बिकॉज सीए का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने का इतना सारा बुक नहीं पढ़ सकते अभी आप, सीपीटी का, इंटर का, फाइनल का इतना बुक नहीं पढ़ सकते अभी आप, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा तो ही एग्जाम निकलेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, मैंने देखा कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं तो तैयारी करते रहते एग्जाम निकलता ही नहीं, बिकॉज उनका अप्रोच ही गलत होता है। आपको अपने से अपना अप्रोच क्लियर है। मैंने फर्स्ट टाइम में निकाला दोनों एग्जाम, ठीक है ना, मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, 2 पीएसयू का, ठीक है ना, तो मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, तो मैंने 2 बार ही मतलब निकाला है। मैंने कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक बार एग्जाम दिया फिर फेल हो गया, फिर मैंने एग्जाम दिया फिर फेल हो गया फिर निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना स्ट्रेटेजी सही दिया, अच्छे से बनाया एंड रैंक 1 लेके आया, ठीक है। तो मेरा भी सुपरविजन रहा है इसमें बनवाने में इसको, तो वैसा है। आप अच्छे से थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे अगर तो आप आराम से निकल सकते हो। अभी इतने बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं और आपको देखना कितने बच्चों ने एग्जाम निकाला है इसका, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, गेट राइट जॉब है, सर्च करो टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, खोलो उसमें स्क्रीनशॉट में जाकर देखना कितने लोगों ने अपना पोस्ट किया है मैसेज, जो मुझे व्हाट्सएप मैंने सब कुछ उसका ऑफर लेटर के साथ में मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है सब कुछ, है ना। आप वो ग्रुप में जाकर देख सकते हो कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, मतलब उसमें सारा तो डालना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं, बिकॉज हजारों मैसेज आते हैं मुझे, बट जितना पॉसिबल हो पाया मैंने डाला है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना सिलेबस इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है कि यही आएगा एग्जैक्टली, मतलब ये बोला जाता है बिकॉज वो लोग एक डिस्क्लेमर दे देते हैं अपना, ना, वैसा है। बिकॉज होता है ना कई, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, कई बार गलती से कुछ छूट भी आता है इनसे, या कुछ गलती भी हो जाता है चीजें, है ना, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, कुछ गलत करेंगे तो उसके लिए लोग मार्क्स देते हैं, ग्रेस मार्क्स देते हैं, क्या ऐसा है। ये आपको काम करनी है वैसे, मतलब बस ध्यान रखना, ओपन माइंड रखना है आपको उसको, कि भाई मुझे अगर कुछ और एक्स्ट्रा मिले सिमिलर टाइप से तो मैं पढ़ लूँ उसको भी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है भाई, एग्जॉस्टिव कैसे हो सकता है कोई भी चीज, सी एग्जाम में एग्जॉस्टिव नहीं होता तो यहाँ क्या एग्जॉस्टिव होगा, है ना। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम है, बट हाँ इतना टफ नहीं है, कर सकते हो इसको आप। क्वेश्चन नंबर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसी के, 80% जो है सीबीटी में जो मार्क्स आपका आएगा उसका वेटेज है, 20% मार्क्स जो है इंटरव्यू का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, इसको ठीक है। सेंटर जो है दिल्ली एनसीआर में होगा, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में होगा। इंडिकेटिव है अगर, लेकिन बच्चों ने कम अप्लाई किया तो कम जगह भी हो सकता है एग्जाम, ठीक है। वही लिखा है उन्होंने बेसिकली, और चेंज नहीं होगा बाद में, है ना। एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन फीस सिर्फ 500 रुपीज है, तो आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। और काफी अच्छी वैकेंसी भाई, अगर आप मान लो ना आपको लगता है कि भाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप बैठो फिर भी एग्जाम देने के लिए, और कुछ तो सीख के ही आओगे। 8 लाख का पैकेज कौन दे रहा है आपको, सी इंटर क्वालिफाई करने के बाद, क्वालिफाइड को नहीं मिल रहा 8 लाख का पैकेज यार। क्वालिफाइड आज के डेट में निकलता है प्राइवेट मार्केट में, उसको 6 लाख का पैकेज मिलता है मुश्किल से, है ना। सारे क्वालिफाइड को तो अच्छा पैकेज नहीं मिलता, कुछ अच्छे क्वालिफाइड होते हैं उसको अच्छा मिलता है। तो एवरेज में आप देखो तो सी फर्म में जाते हैं लोग 35-40 हजार में जाकर ज्वाइन करते हैं, है ना। उससे तो अच्छा पैकेज आपको सी इंटर लेवल फ्रेशर पे दे रहा है आपको, क्या चाहिए आपको भाई। तो ये डिग्री कोई पैसा कमा के दे रहा है, अच्छी बात है, ट्राई करो। इसमें नहीं होगा तो किसी और में हो जाएगा, हो तो जाएगा, एटलीस्ट होप रखना है और आगे बढ़ना है, हो जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने तो फर्स्ट टाइम में निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब देख लेना है ना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में पापा का जो नाम होगा वो इस टाइप से ही डालना, ठीक है ना, कुछ चेंज मत करना उसमें, और चेंज करना तो एफिडेविट लगा देना। और बोल रहा है कि आरएफसी का ऑफिशियल साइट हमेशा रेगुलर चेक करते रहिएगा अपडेट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर अपडेट सारा मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आपकी गलती है, वो कह रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। एक मैं कुछ सर्च कर लूँ, हाँ। तो ये जो एग्जाम लेंगे बेसिकली ये जून में लेंगे, ठीक है ना, ये जून में एग्जाम ले लेंगे ये, ठीक है। तो आपकी क्वेरी अगर आपको हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा हर आंसर देने का, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे काउंसलिंग चाहिए वो भी ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी एडी कॉस्ट के लिए भी तैयारी होती है हमारे यहाँ पे, है ना। इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराते हैं, हर पीएसयू टू पीएसयू भी इंटरव्यू के लिए भी तैयारी होता है यहाँ पे, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, या टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, लिंक दिया रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।